अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर बुशरा जमील, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम नॉर्थ रॉबी हॉस्पिटल। मैम कैसी हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। मैम आपके पास आज हम आए हैं इस वजह से कि हमारे पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी मिथ्स फैल चुकी हुई हैं और बहुत सारे ऐसे गायनेकोलॉजिस्ट और क्वैक्स और बहुत सारी दाइयाँ ऐसी हैं जो गायनेकोलॉजिस्ट का रोल अदा कर रही हैं। जी, तो बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप क्या समझती हैं कि इनका रोल हुकूमत को इसके ऊपर कोई एक्शन लेना चाहिए या नहीं? जी, एक्शन तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि फ़ास्ट एक्शन लेना चाहिए। एक्चुअली हमारा जो इलाका है जैसे कि शादरा है, शादरा में तो ये क्वैक सिस्टम और दाई सिस्टम बहुत ही ज़्यादा है। एक्चुअली जब तक हमारे पास पेशेंट आता है, वो ऑलरेडी एक प्री प्लान्ड एक अपना जो डायग्नोसिस बना के इवन कि हमारे पास जब आते हैं, हम हमसे ये नहीं पूछ रहे होते कि हमें ये प्रॉब्लम है, ये मसला है, आप इसको क्या कैसे ट्रीट करेंगे। वो कहते हैं हमें जी बता दिया गया है, फलां दाई ने या जो भी क्वैक जहाँ से वो आते हैं, हमें कहा दिया गया आपके फॉर एग्जांपल अगर आप हिस्टेक्टमी पे बात करते हैं तो उसमें कह दिया जाता है कि जी आपकी बच्चेदानी का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और अगर कोई फेब्रॉइड वगैरह वो जस्ट अगर 1 सेंटीमीटर का भी होता है तो पेशेंट ये अपने माइंड में बिठा के आता है, मुझे कह दिया गया जी आपकी बच्चेदानी में रसौली है तो आपका ऑपरेट होगा। हमसे आकर ये डिस्कस करते ही नहीं है कि हमें इतने अरसे से ये प्रॉब्लम है और हमारे साथ ये मसला हो रहा है, हमारी रिपोर्ट्स आप करवाएं या फिर हमारा एक प्रॉपर रेडियोलॉजिस्ट से स्कैन हो जाए, हमें पता चल जाए कि हमारी जो ये बीमारी है या मसला है इसकी नौयत क्या है। वो हमारे पास आते हैं नहीं जी हमने बच्चेदानी का ऑपरेट करवाना है, हमने हिस्टेक्टमी करवानी है, आप ऑपरेशन के जो चार्जेस है वो बताएं। तो मेरा ख्याल है कि ये हमारी जो अप्रोच है ना वो बहुत ही गलत है। देखिए एक 1 to 2 वीक्स की जस्ट अगर आपको ब्लीडिंग आपको डिसऑर्डर है कोई मसला, उसमें हार्मोनल भी हो सकता है, उसमें आपके जिसे कहते हैं कि जो आपकी जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर है वो भी आपके हो सकते हैं। उसमें अगर फॉर एग्जांपल अगर फेब्रॉइड है भी है तो वो इतना छोटा होता है कि वो मेडिकल ट्रीटमेंट से वो रिजॉल्व हो जाता है। अब अगर आप 35 ईयर्स ओल्ड लेडी हमारे पास आके कहे और उसके 1 या 2 उसके बेबीज़ हों, आगे उसको बेबीज़ की भी उसको ख्वाहिश है, लेकिन वो ये कह रही है कि नहीं मुझे कह दिया गया है कि ये तो आपके अंदर जहर फैल जाएगा, आप इसको निकाल दें। तो इस तरह के जो कंसेप्ट है ना वो हमारे इस माशरे में बहुत बहुत एक नेगेटिव जो रोल है वो प्ले कर रहे हैं। सर्जरी तो हमारा एक लास्ट ऑप्शन होता है कि अब इससे आगे हम नहीं चल सकते, अब हम सर्जरी प्लान करेंगे। लेकिन उससे पहले इस तरह का ये क्यों? क्योंकि जो कैट्स होते हैं वो इनका माइंड इस लेवल पे बना देते हैं कि हमारी काउंसलिंग तो फिर बहुत ही बाद में आती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो पेशेंट थोड़े से आप कह लें कि आप थोड़े समझदार होते हैं, थोड़े वो पढ़े लिखे होते हैं, वो तो इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि नहीं हम पहले अपना प्रॉपर सारा अपनी जो हमारा जो भी हमारी इन्वेस्टिगेशंस हैं हम वो करवाएं, उसके बाद हम जो डायग्नोसिस है उसके बाद हम ट्रीटमेंट तक हम पहुँचें। लेकिन फिर भी हमारे इस एरिया में यानी स्पेशली इन शादरा में ये क्वैक सिस्टम और जो दाई सिस्टम है इसने हमारे हेल्थ सिस्टम को बहुत ज़्यादा डैमेज किया कि मैं डेली ऑब्वियसली बात है हमारा डेली एक इंटरेक्शन है पेशेंट्स के साथ, जो बेचारे आके में डायरेक्ट ये कह देते हैं ना हमने जी ऑपरेट करवाना है। आप यकीन करें हम उन्हें फिर समझाते हैं कि नहीं आपका ऑपरेट अभी नहीं बनता है, आपको मेडिकल ट्रीटमेंट आपने लिया नहीं, हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, हम तो बस गए उन्होंने कह दिया कि आपका ऑपरेट है। तो मेरा ख्याल है कि इस पे थोड़ा बहुत तो होना चाहिए, लेकिन चंद पैसों की खातिर इस तरह इंसानी जान के साथ खेलना मेरा तो ख्याल है कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैम अच्छा, मुझे यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि मीन जो ये डॉक्टर बदनाम है कि जो सर्जरीज की तरफ जाते हैं वो गायनाकोलॉजिस्ट जाती हैं और ये सारा कुछ। और मेरा यहाँ से ये आपकी इन बातों से मैं आइडिया ले रहा हूँ कि ये सारा कुछ जो क्वैक्स और दाइयाँ हैं ये सारा कुछ वो ब्रेन वॉश करके भेजते हैं और बदनाम जो है ना वो वो गायनाकोलॉजिस्ट होता है। गायनेकोल बिल्कुल एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे जब पेशेंट हमारे पास आते हैं फॉर एग्जांपल अगर हम ओलिगो की बात करते हैं जिसमें कि बच्चे का पानी कम हो जाना, उसमें अगर हमारे पास 34 वीक्स पे यानी कि 8 महीनों के अभी बच्चा होता है, वो हमारे पास आती है, वो कह देती है जी हमें कह दिया गया आपके बच्चे का पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया हुआ है, तब आपका ऑपरेट ही होगा। कुछ कह लें कि थोड़ा रेट का इशू होता है उनके साथ, उनके रेट फिक्स नहीं होते, फिर वो हमारे पास आ जाते हैं अच्छा आप ऑपरेट का कितना लेंगे। जबकि 34 वीक्स पे देखें बच्चा भी प्री मेच्योर होता है, ठीक है। हमें पहले चाहिए हम उसका प्रॉपर डायग्नोसिस बनाएं। फॉर एग्जांपल हम ये देख लें उसका एग्जामिन करके देख लें कि वाकई आया लीकिंग है या नहीं है। सेकंड ये कि हम एक अपना स्कैन कर लें, स्कैन से ये कि हमें पता चले ओलिगो। अब ये लोग यानी 4 to 5 एफ आई वाला जो पेशेंट होता है, एफ आई में यानी कि आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है वो अगर आपका एक लिमिट तक है
तो हम बेबी को आगे हम 2 to 3 वीक्स और लेके जा सकते हैं। उसकी प्रॉपर हम उसकी जिसे कहते हैं कि आप कह लें उसकी बीपी, उसकी बीएसआर मॉनिटरिंग के साथ हम उसको आगे लेके चल सकते हैं। लेकिन अगर डायरेक्टली हमें पेशेंट आके के और हाँ, एक और बात, वो ये नहीं कह रहे होते कि आप हमें देख लें कि 2.4 तक का वो मुश्किल बच्चा होता है जिसमें कह रहे हैं हमने ट्रायल नहीं लेना। क्यों ट्रायल नहीं लेना? क्योंकि बच्चे का पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया हुआ है, हम नॉर्मल की तरफ नहीं जाना चाहते, आप हमारा सिज़ेरियन ही प्लान करें। तो ये भी जिसे कहते हैं कि जो मिसकंसेप्ट है वो पीछे से वो लेके आते हैं कि बच्चा ऐसे तो मर जाएगा, नॉर्मल का ट्रायल लिया गया तो बच्चे की हरकत अंदर ठीक नहीं है, ये सारी बातें वो पीछे से ही लेके आते हैं। हम फिर बेबस हो जाते हैं, लेकिन बदनाम आप हो जाते हैं। बदनाम हम हो जाते हैं, एग्जैक्टली। और नाम हमारे पे आते हैं कि जी गायनेकोलॉजिस्ट हम गए हैं तो उसने हमारा सिज़ेरियन किया, यानी ये गायनेकोलॉजिस्ट बिला वजह बदनाम है। बिला वजह, बिल्कुल ऐसे ही, एग्जैक्टली सही कह रहे हैं आप। चले मैम, अच्छा अब आपने बात की प्री मेच्योर बेबी की और सिजेरियन की तरफ जाने की। मैम सिजेरियन की तरफ जब जाते हैं, जहाँ तक हमारा न्यूट्रिशनिस्ट का नॉलेज है उसके अंदर हम जब उसको ट्रीट करते हैं बाद में, तो उसके अंदर फीमेल्स को बैक पेन और काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आते हैं। लेकिन कुछ लोग अपने आप को पेन नहीं देना चाहते और सिजेरियन की तरफ जाते हैं, तो क्या इसका आप क्या कहते हैं कि ये सिजेरियन एक गुड ऑप्शन है? आपने बहुत अच्छी बात की। चलें इससे मैं ये भी बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नॉर्थ रावी हॉस्पिटल में हम जो एपिड्यूरल है जिसको हम पेनलेस डिलीवरी बोलते हैं वो भी हम करते हैं। जो पेशेंट अगर ये कंप्लेन करें कि हम जी पेन नहीं लेना चाहते, तो हमने माशाल्लाह यहाँ पे हमारे काफ़ी ज़्यादा जो केसेस हैं वो हो चुके हैं जो कि हमने एपिड्यूरल के अंडर किए हैं, तो हम उनको वो ऑप्शन देंगे। आपने पेनलेस डिलीवरी करवानी तो हम आपको जिसे कहते हैं कि नॉर्मल का ट्रायल हम आपको ज़रूर देंगे, तो आप जो एपिड्यूरल है वो आप लगवा लें। बाकी सिजेरियन इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन कि आप कहें कि वो पेन फ्री होने के लिए, क्योंकि सिजेरियन के बाद में भी अपने भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ऑब्वियसली बात है, एक सिजेरियन का जो मार्क है, एक तो वो फिर ऊपर से आपका एक सिजेरियन हो जाए, नेक्स्ट आपके इन चांसेस आपके बढ़ जाते हैं कि नेक्स्ट आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस, अगर एक सिजेरियन है तो आप कह लें कि 70 to 80% तक चांस होते हैं कि आगे वाले आने वाला जो बेबी है वो आपका नॉर्मल होगा। अब प्रीवियस 2 हो जाती है, 3 हो जाती है, फिर तो आपके चांसेस ही ख़त्म हो जाते हैं। फिर एक सिजेरियन, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर वो चेन चलना शुरू हो जाती है। तो अगर ये है कि हम अगर वो पेनलेस हो, हम सारे हमारे से वो डिलीवरी चाहते हैं, तो हम एपिड्यूरल में डिलीवरी करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कामयाब होती है। मैम जो प्रीमेच्योर या अंडरवेट बेबी आता है सिजेरियन के बाद, उसकी नेक्स्ट लाइफ में भी उसके लिए कुछ डिफिकल्टीज उसको फेस करनी पड़ती हैं? जी ऑब्वियसली बात है, देखिए वो टाइम पीरियड जो एक फीटस अपनी माँ के अंदर गुजारता है उससे बेटर उसके लिए नहीं है कुछ भी, क्योंकि उसी के अंदर उसका इन वेट गेन होना और उसके उस लंग्स जो है वो मेच्योर होना, उसके ऑर्गन्स जो वो मेच्योर होना, तो इससे ज़्यादा अच्छी तो बात ही कोई नहीं है कि जितना टाइम पीरियड वो माँ के अंदर रहेगा। जैसे कि पूरे एक 40 वीक्स का टाइम है, 40 वीक्स अगर वो गुजारता है तो इट्स मच मोर बेटर कि हम उसको यानी प्री मेच्योर में उसका सिजेरियन करें, क्योंकि उसके बाद जो बेबी है उसमें बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं वो आ सकती हैं। उसमें सांस की बीमारी का मसला, उसमें जिसे कहते हैं कि उसके जो उसका बर्थ वेट है और उसके बाद उसके लो बर्थ वेट उसका मसला, तो ये तो आगे यानी फर्दर उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, ना कि जो हम उसको टाइम पीरियड उसका पूरा करके उसको एंड तक हम लेके जाते हैं। मैम आप लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद इंशाल्लाह फिर कभी आपके साथ मिलेंगे। मैम लास्ट क्वेश्चन ये कि जो हम जब बेबी डिलीवर हो जाता है उसके बाद माँ का दूध को आप प्रेफर करती हैं या फार्मूला मिल्क? नहीं, जिसे कहते हैं कि आप कह लें कि माँ के दूध के मुतबादिल तो दुनिया में कोई चीज़ है ही नहीं। और जो बच्चे, ये तो एक तो रिसर्च ने साबित किया हुआ है कि जो बच्चे 2 साल तक अपनी माँ का ही फीड करते हैं, उनका IQ लेवल, उनकी जो बॉडी की स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कंपैरेटिव जो फार्मूला मिल्क यूज़ करते हैं। तो माँ अल्हम्दुलिल्लाह अगर वो हेल्दी है, ठीक है और कोई इशू नहीं है, तो मैं तो इवन आफ्टर जो सिजेरियन है उसके बाद भी माँ को कहती हूँ कि जो फर्स्ट जो बेबी को जो मिल्क दिया जाए वो माँ अपना ही दे, और जो नॉर्मल जिनकी डिलीवरीज है तो विद इन 2 आवर्स हम जिसे कहते हैं बेबी को हम साथ लगाते हैं मदर के, अल्हम्दुलिल्लाह बेबी फीड करते हैं तो दे विल बी फाइन। थैंक यू सो मच मैम, आपके साथ ये पॉडकास्ट बड़ा अच्छा रहा और मैं यकीन करता हूँ कि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशनल रहा और लोगों को बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह फिर हम किसी पॉडकास्ट पे आपके साथ मिलेंगे और आप सबको भी इस वीडियो से आइडिया हो गया कि सिजेरियन इज़ नॉट अ गुड चॉइस। उसके बाद दूसरा आइडिया होगा कि मदर मिल्क जो है ना वो प्रेफरेबल है। कंडीशनल होता है फार्मूला मिल्क, जब मदर फीडिंग नहीं हो रही उस वक्त कंडीशनल होता है। और थैंक यू सो मच मैम।